नमस्ते दोस्तों। आज हम लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे उन ताकतों की जिनके नाम से सीक्वेंस जीरो के गॉड्स भी कांपते हैं। हम बात कर रहे हैं आउटर डियाटीज की, जिन्हें ग्रेट ओल्ड वंस भी कहा जाता है। ये वो महाशक्तिशाली बींग्स हैं जो हमारी धरती के बाहर ब्रह्मांड के अंधेरे में बैठकर इंतजार कर रही हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, पृथ्वी पर लगे हुए उस इनविजिबल बैरियर का टूटना, ताकि वो अंदर आ सकें और इस दुनिया को अपना बना सकें। अगले कुछ मिनटों में हम एक एक करके इन सभी डियाटीज की पूरी कुंडली खोलेंगे। हम जानेंगे कि ये कौन है, इनकी ताकत क्या है, और ये क्लाइम और बाकी दुनिया के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कॉस्मिक हॉरर की कहानी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये आउटर डियाटीज आखिर हैं क्या और ये पृथ्वी के पीछे क्यों पड़ी हैं। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज की दुनिया में एक बहुत ही बेसिक नियम है जिसे लॉ ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि जो चीजें एक जैसी हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं। बहुत पहले जब ओरिजिनल क्रिएटर की नींद टूटी तो उनका शरीर बिखर गया और पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ बहुत पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स और सेफिरोथ ब्रह्मांड के दूरदराज कोनों में चले गए। वहां उन्होंने अपनी खुद की चेतना डेवलप कर ली। यही आउटर डियाटीज हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ओरिजिनल क्रिएटर की सबसे ज्यादा पावर और सबसे महत्वपूर्ण सेफिरोथ पृथ्वी पर ही रह गए। इसलिए ये आउटर डियाटीज अधूरे हैं। ये पृथ्वी पर इसलिए आना चाहते हैं ताकि वो अपने खोए हुए हिस्सों को वापस पा सकें और कंप्लीट हो सकें। पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए ओरिजिनल क्रिएटर की इच्छा शक्ति से बना एक बैरियर है। लेकिन समय के साथ साथ ये बैरियर कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए फिफ्थ एपॉक में इनका खतरा सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल आउटर डियाटी की, जिनका नाम है मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी, यानी भ्रष्टाचार की देवी। इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई सबसे ज्यादा डरावनी शक्ति है तो वो यही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये पहले एक पिलर थी। पिलर का मतलब है वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को स्थिर रखती है। लेकिन जब ओरिजिनल क्रिएटर अलग हुए तो उन्होंने मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया और उसे पृथ्वी पर सील कर दिया। इनका जो हिस्सा छीना गया था वो था ब्रूड हाइव सेफिरोथ और दो पाथवेज। जी हाँ, जो मून पाथवे वैम्पायर्स का है और जो अर्थ पाथवे जाइंट्स का है वो असल में इन्हीं का है। अपनी इस पावर को खोने के बाद ये पिलर के लेवल से नीचे गिर गईं, लेकिन अभी भी ये बाकी सभी आउटर डियाटीज में सबसे ताकतवर हैं। इनका टाइटल है ओरिजिन ऑफ ईविल। मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत ही भयानक है। ये लाइफ और फर्टिलिटी को कंट्रोल करती हैं, लेकिन एक बहुत ही ट्विस्टेड तरीके से। अगर कोई बियॉन्डर सीधे चांद की तरफ देखता है या इनका नाम लेता है तो चाहे वो पुरुष हो या महिला, वो प्रेग्नेंट हो सकता है। और वो बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर होगा जो अपने ही होस्ट को खा जाएगा। रोज स्कूल ऑफ थॉट के कुछ लोग इनकी पूजा करते हैं। क्लाइम को कई बार इनसे डील करना पड़ा है और हर बार ये अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला रहा है। इनका मकसद साफ है, पृथ्वी पर कब्जा करना और अपने ब्रूड हाइव और दोनों पाथवेज को वापस लेकर फिर से एक पिलर बनना। अब हम चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत की तरफ, जिसका नाम है मदर ट्री ऑफ डिजायर। अगर मदर गॉडेस ऑफ डिप्रेविटी ताकत का प्रतीक है तो मदर ट्री ऑफ डिजायर चालाकी और हेरफेर की मास्टर हैं। इन्हें फादर ऑफ डेविल्स भी कहा जाता है। ये एबिस पाथवे और चेन पाथवे को कंट्रोल करती हैं। इनका काम करने का तरीका बहुत ही साइकोलॉजिकल है। ये इंसानों की दबी हुई इच्छाओं का फायदा उठाती हैं, चाहे वो ताकत की भूख हो या बदला लेने की आग। मदर ट्री ऑफ डिजायर उसे इतना बढ़ा देती हैं कि इंसान अपना आपा खो बैठता है और पूरी तरह से करप्ट हो जाता है। रोज स्कूल ऑफ थॉट का जो हिस्सा खूनी रस्में करता है वो इन्हीं का भक्त है। आपको याद होगा कि चेन गॉड, जो एक सीक्वेंस जीरो गॉड थे, वो भी इनके प्रभाव में आकर एक कठपुतली बन गए थे। इनका एक बेटा है जिसका नाम सुआह है, जिसे एबोमिनेशन कहा जाता है। सुआह पृथ्वी पर मदर ट्री ऑफ डिजायर का सबसे बड़ा एजेंट है। ये डियाटी हमेशा बैरियर में छोटे छोटे छेद ढूंढती रहती है ताकि अपनी काली छाया पृथ्वी पर डाल सके। क्लाइम के पूरे सफर में ये डियाटी एक लगातार सरदर्द बनी रही है, क्योंकि ये सीधे हमला करने के बजाय आपके दिमाग और आपकी आत्मा पर हमला करती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण डियाटी है सन ऑफ केओस। इनका असली नाम द इनडिफाइनेबल मिस्ट है। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है और सीधे तौर पर उस मैजिक विशिंग लैम्प से जुड़ी है जो क्लाइम को मिला था। उस लैम्प के अंदर जो जीनी है वो असल में इसी आउटर डियाटी का एक हिस्सा है जिसे सील कर दिया गया है। सन ऑफ केओस का कंट्रोल ब्लैक एम्परर और जस्टिशियर पाथवेज से जुड़े कॉन्सेप्ट्स पर है।
इनका सेफिरोथ द नेशन ऑफ डिसऑर्डर पृथ्वी पर ही फंसा हुआ है। ये डीआरटी नियमों और अव्यवस्था के साथ खेलती है। ये किसी भी कानून को तोड़ सकते हैं या उसे इतना डिस्टॉर्ट कर सकते हैं कि सच झूठ बन जाए और झूठ सच। जो जीनी लैंप में फंसा है वो क्लाइम की मदद करने का नाटक करता है, लेकिन उसका असली मकसद हमेशा यही होता है कि कैसे भी करके वो सील टूटे और उसका असली फॉर्म पृथ्वी पर आ सके। अगर सन ऑफ केओस अपने सेफिरोथ को वापस पा लेते हैं तो वो भी एक पिलर बनने की क्षमता रखते हैं। अब बात करते हैं उन डीआरटीज की जो बुक 2 यानी सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी में मेजर रोल प्ले करती हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है सर्कल ऑफ इनविटेबिलिटी का। ये डीआरटी फेट या किस्मत को एक अलग नजरिए से देखती है। इनका मानना है कि कुछ चीजें अटल हैं जो होकर ही रहेंगी। ये समय के लूप्स और डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनके फॉलोअर्स अक्सर खुद को या पूरे शहर को एक टाइम लूप में फंसा देते हैं जहां बार बार वही घटनाएं होती रहती हैं। ये डीआरटी पृथ्वी के की ऑफ लाइट और व्हील ऑफ फॉर्चून पाथवेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। इनका करप्शन बहुत ही सटल होता है। आपको लगेगा कि आप अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में आप वही कर रहे होंगे जो सर्कल ने आपके लिए तय किया है। इनके एंजल्स जैसे कि टर्मिबोरस ने लूमियन ली की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा भी कई आउटर डीआरटीज हैं जो अंधेरे में मौके का इंतजार कर रही हैं, जैसे कि प्राइमोर्डियल हंगर। ये डीआरटी किसी भी चीज को खा सकती है। इनका कनेक्शन ट्वाइलाइट जाइंट पाथवे से थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा खुखार हैं। इनका कॉन्सेप्ट है कि पूरा ब्रह्मांड एक खाना है और ये उसे निगलने के लिए पैदा हुए हैं। फिर आती है सुपरनोवा डोमिनेटर। ये तारों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कंट्रोल करती हैं। अगर आप सन या स्टार पाथवे की पावर्स को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएं, तो वो सुपरनोवा डोमिनेटर जैसी दिखेंगी। इनकी एक छोटी सी हरकत पूरे सोलर सिस्टम को जलाकर राख कर सकती है। एक और अजीबोगरीब डीआरटी है हाई डायमेंशनल ओवरसियर। ये रियलिटी को ऐसे देखते हैं जैसे हम किसी पेंटिंग या किताब को देखते हैं। इनके लिए हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया एक 2 डायमेंशनल कैनवास की तरह है। ये जब चाहें किसी की हकीकत को मिटा सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। इनका प्रभाव अक्सर उन चीजों के जरिए आता है जो आर्ट या इमेजिनेशन से जुड़ी होती हैं। आखिर में हम बात करेंगे इनएक्सटिंग्विशेबल रेविंग्स की। ये डीआरटी साउंड और मैडनेस का प्रतीक है। इनकी आवाज अगर किसी ने सुन ली तो उसका दिमाग तुरंत कोलैप्स कर जाता है। ये अक्सर बियॉन्डर्स के कानों में फुसफुसाते हैं और उन्हें पागलपन की हद तक ले जाते हैं। इनका इन्फ्लुएंस ब्लैक एम्परर पाथवे के कुछ हिस्सों से भी ओवरलैप करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इनसे बचा कैसे जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, पृथ्वी के चारों ओर एक बैरियर है, लेकिन वो साल 1368 यानी 5th एपोक का अंत आते आते पूरी तरह टूट जाएगा। इसी को द एपोकैलिप्स कहा जाता है। उस समय ये सारी आउटर डीआरटीज एक साथ पृथ्वी पर हमला करेंगी। क्लाइम मोरिटी का द फूल बनना और फिर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बनने की कोशिश करना इसी खतरे को रोकने का एक हिस्सा है। सिर्फ एक पिलर ही दूसरे पिलर या आउटर डीआरटी को रोक सकता है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज खुद एक पिलर हैं जो स्पेस और टाइम को कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ गॉड ऑलमाइटी भी एक पिलर हैं। एवरनाइट गॉडेस और बाकी ऑर्थोडॉक्स गॉड्स भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आउटर डीआरटीज की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। दोस्तों, ये आउटर डीआरटीज सिर्फ विलन नहीं है। ये प्रकृति की वो ताकतें हैं जिनमें कोई दया या भावना नहीं है। ये बस अपनी पूर्णता चाहती हैं। हम इंसान और यहाँ तक कि देवता भी उनके लिए सिर्फ रास्ते का पत्थर या फिर खाने का सामान है। आने वाला समय लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के यूनिवर्स में बहुत ही खूनी होने वाला है। जब बैरियर टूटेगा तो आसमान का रंग बदल जाएगा, चांद खून जैसा लाल हो जाएगा और सितारों की जगह अनगिनत आंखें हमें घूर रही होंगी। यही है असली कॉस्मिक हॉरर। तो ये थी आउटर डीआरटीज की पूरी कहानी। हर एक डीआरटी अपने आप में एक क़यामत है। अब हमें बस ये देखना है कि जब क्लाइम अपनी नींद से जागेगा तो क्या वो इन ताकतों को रोक पाएगा या फिर ये दुनिया रसातल में चली जाएगी।